औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 9 की बायोलॉजी के सारे एमसीक्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह सारे बनाने के बाद अभी हम आ गए 10 क्लास की बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को। ठीक है, तो देखें चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ हम टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कोशिश करें आप पूरा सुन लिया करें। ठीक है, तो चैप्टर 1 का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नंबर 1 है द बायोलॉजिकल फंक्शन व्हिच परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज। वो कौन सा बायोलॉजिकल फंक्शन है जो गैसेस एक्सचेंज करता है? देखें फोटोसिंथेसिस में भी गैसेस एक्सचेंज होता है, रिस्पिरेशन में भी गैस एक्सचेंज होता है। और फोटोसिंथेसिस में क्योंकि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन जो है ना प्लांट्स रात को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, दिन को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज होता है। उसके बाद रिस्पिरेशन जो होता है सेल्स के अंदर, तो उसमें भी गैसेस एक्सचेंज ही हो रहा होता है। तो लिहाजा ये ए और बी दोनों हैं, फोटोसिंथेसिस भी है और रिस्पिरेशन भी है, तो ये दोनों ऑप्शन इसमें राइट होंगे। ठीक है, दूसरे प्लांट टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू, तो प्लांट्स किसके थ्रू से गैस एक्सचेंज करते हैं? देखिए प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, पत्तों के सरफेस में खास तरह के सेल्स होते हैं, खास तरह के पोर्स होते हैं जो इस तरह के गार्ड सेल से मिलकर बनते हैं। ये एक स्टोमेटा में बना रहा हूँ, इस तरह का स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटल पोर है। तो इस स्टोमेटल ये गार्ड सेल कहलाते हैं, साइड वाले जो गार्ड सेल्स होते हैं, इसके बाहर सेल वॉल भी इस तरह से पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का खास तरह का दो सेल्स होते हैं, ये एक बीच में एक पोर होता है, इसको स्टोमेटल पोर कहते हैं, इसको स्टोमेटा कहते हैं। तो इस स्टोमेटल पोर से इन पूरे स्टोमेटा से के अंदर ये स्टोमेटल पोर होता है, यहाँ से गैस एक्सचेंज होता है और ये जो है ना लीव्स के सरफेस पे होता है। ठीक है, पत्तों की खासतौर पर निचली सतह हमेशा देखा होगा ज़्यादा गीली होती है, क्योंकि निचली सतह में स्टोमेटा पत्ते के लोअर साइड में ज़्यादा पाए जाते हैं बनस्पति अपर साइड के। तो लिहाजा प्लांट डू गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू, तो गैसेस का एक्सचेंज जो हो स्टोमेटा के थ्रू से करते हैं। तीसरा देखें ईच एस्टोमा इज फाउंड बाई, हर एस्टोमेटा किस पर, देखो अब ये एस्टोमा है तो ये दो गार्ड सेल्स आ गए। ठीक है, हर एस्टोमा में दो गार्ड सेल्स होते हैं, ये एस्टोमा कहलाएगा और ये इसके दो गार्ड सेल्स कहलाएंगे। ठीक, तो हर एस्टोमा दो गार्ड सेल्स से मिलके बनता है। एमसीक्यू नंबर 4 देखें रिस्पायरेटरी सरफेसेस पोजेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। रिस्पायरेटरी सरफेस में कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? थिन एंड वीट प्रॉपर्टी ये भी होती है। अच्छा, परमेबल प्रॉपर्टी होती है, वेरी लार्ज होता है और ऑल ऑफ दीज होता है। ठीक है, तो इनमें जो सबसे अच्छी चीज़ें थिन एंड वीट प्रॉपर्टी भी होती है, दूसरा परमेबल प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है, वेरी लार्ज प्रॉपर्टी पोजेस प्रॉपर्टी रखता है। तो ये असल में ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व, रिस्पायरेशन में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन होता है रिस्पायरेशन के अंदर। ठीक है, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ डायग्राफ, जो हमारा डायग्राफ होता है उसके भी कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। इनवर्ड मोमेंट ऑफ लिप्स, क्योंकि जब हम रिस्पायरेशन कर रहे हैं तो लिप्स भी अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है ना, अंदर की तरफ इनवर्ड मोमेंट करती हैं, अंदर की तरफ मूव कर रही होती हैं। तो लिहाजा ये सारे ऑप्शन हैं वो इंस्पायरेशन के अंदर होता है। ठीक है, एक्सपायरेशन में क्या करते हैं? हम गैसेस को बाहर रिलीज करते हैं, इंस्पायरेशन में हम गैसेस को अंदर लेते हैं। उसके बाद है लैंक्स इज लोकेटेड, ये कहाँ पर होता है? ये ट्रेकिया के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद है रिस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन, इस ह्यूमन के अंदर जो रिस्पिरेटरी सरफेस है वो एल्वेलाई कहलाती हैं। उसके बाद देखें इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग, जैसे हमें सांस लेने का जो अमल है ब्रीथिंग का, गैस को अंदर और बाहर खारिज करने का प्रोसेस को लंग्स के थ्रू से, उसको ब्रीथिंग कहते हैं। तो ब्रीथिंग अमल कब ज़्यादा बढ़ता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है जब हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो हमें ब्रीथिंग का जो रेट है वो जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसमें इजाफा होता है, तेज़ी आती है। अच्छा, उसके बाद देखो एमसीक्यू नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द डीजनरेशन ऑफ एल्विलाई। देखें जब एल्विलाई का डीजनरेशन होता है तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाएगी? देख, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द डीजनरेशन ऑफ एल्विलाई। एल्विलाई की जो डीजनरेशन होती है वो हमारे पास ब्रोनिकाइटिस से होती है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन एमसीक्यू है लास्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज। तो एयर पैसेज की इन्फ्लेमेशन की वजह से जो डिसऑर्डर होता है हम उसे क्या कहते हैं? एस्थमा कहते हैं, वो एस्थमा कहलाता है। ठीक है, एस्थमा जो होता है वो किससे होता है? एयर पैसेज के इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है। ठीक है, एक डिसऑर्डर इसमें हवा पास नहीं हो पाती तो एक थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। चलिए हम चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 है, इसका पहला एमसीक्यूज है द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिफर टू। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल कंडीशन होती है वो किस से रिफर किया जाता है? ठीक है, तो इंटरनल कंडीशन जो होती है वो हमेशा इंटरनल इन्वायरमेंट को रिफर किया जाता है। इन्वायरमेंट इंटरनल कंडीशंस कहलाती है। दूसरा क्या है? सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन विच मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट। मेटाबॉलिक रिएक्शन का वो जो सेट होता है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो इंटरनल टेम्परेचर को इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, वो इन्वायरमेंट होम्योस्टेटिक्स हो सकता है, वो थर्मो रेगुलेशन हो सकता है, ऑस्मो रेगुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहलाएगा? वो होम्योस्टेटिक्स कहलाएगा। होम्योस्टेटिक्स है वो मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस सेक्शन है, वो है सेट है जो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, उससे हम होम्योस्टेटिक्स।
उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड इन वाटर। देखो पानी लिक्विड्स की फॉर्म में जो जाता है वो हमेशा पासकुटेशन की शक्ल में जाता है, ठीक है। जब किसी भी प्लांट की बॉडी से पानी लिक्विड जो ड्रॉप्स की शक्ल में बॉडी से रिलीज हो रहा होगा तो वो कोटेशन कहलाएगा। लेकिन अगर पानी जो है ना वो वेपर्स की फॉर्म में जाएगा तो वो ट्रांसपिरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो लिहाजा रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर जो होता है वो जिस ड्रॉप की फॉर्म में जो बॉडी से किसी भी प्लांट की बॉडी से रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोटेशन कहते हैं। और कोटेशन ज़्यादातर हाइड्रोफाइट्स में होता है, पानी वाले प्लांट्स में होता है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 4 क्या प्लांट्स ग्रो नियर कोस्टल एरिया आर कॉल्ड। कोस्टल एरिया के करीब जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिकली इन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 5 है ऑर्गन ऑफ वुमन बॉडी विच इज कंसीडर्ड ऑन द लार्जेस्ट ऑर्गन इज। हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है ना वो किसको माना जाता है, तो ये स्किन जो होती है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 देखें, द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन सुटेबल लिमिट इज कॉल्ड। जैसे हमने पढ़ा था, देखो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन होता है और इन्वायरमेंट मेंटेन होता है, ये दोनों चीज़ें होम्योस्टेटिक्स कहलाती हैं, ठीक है। ये ऐसे सिर्फ अगर ऑस्मोसिस या बॉडी के उसको मेंटेन करें, ऑस्मोसिस को, डिफ्यूजन को, तो वो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। लेकिन अगर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा, सॉरी थर्मो रेगुलेशन कहलाएगा। ये यानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 7 है द किडनी इज इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल। किडनी एक मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज होती है, कैद होती है, उसको क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियम कहा जाता है इसे, ठीक है। एक होती है पेरिकार्डियम, ये जो होता है ना इसके अंदर दिल होता है, ठीक है ना, ये हार्ट की एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर दिल कवर होता है। लिहाजा किडनी का जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 देखें, द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ स्किन। स्किन के अंदर जो एक लेयर होती है ब्लड कैपिलरीज की उसको क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं, ठीक है। जब आप स्किन बनाएंगे ना, यहाँ पे स्किन की लेयर्स होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो एक बीच की लेयर होती है, एक बीच की लेयर होती है, इसको डर्मिस लेयर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की छोटी छोटी नाली, इनको कैपिलरीज कहते हैं। तो इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 देखते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक प्लेस। नेफ्रॉन के अंदर जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, यानी चीज़ें आगे जाती हैं, यानी कुछ चीज़ें जो एक्सेस की मिकदार में ज़्यादा मिकदार बॉडी से जा रही होती हैं वो चीज़ें दोबारा से क्या हो जाती हैं, वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एक नेफ्रॉन है कुछ इस तरह का, ये इस तरह की कुछ, ये देखो ये नेफ्रॉन है और इसको क्या कहते हैं, ये लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, इनको लूप ऑफ हिंदलाई कहते हैं। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लूप ऑफ हिंदलाई भी रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हार्मोन ADH रिलीज फ्रॉम, जितने भी हार्मोन्स होते हैं इन सबका जो मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड वो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ब्रेन के बेसल पार्ट में पाया जाता है। हमारी बॉडी के पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसका कंट्रोल भी हमेशा किससे होता है, ADH हार्मोन का कंट्रोल भी पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर 2 के MCQs थे मेट्रिक क्लास के 10 के। अब हम चैप्टर 3 की तरफ निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चैप्टर 3 में क्या एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से पहला एमसीक्यूज इसका क्या, एक्टिविटीज रिलेशन, एक्टिविटी इन रिलेशन टू चेंज इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की चेंज के साथ कौन सी एक्टिविटी है, देखो दो एक्टिविटी है। एक स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस क्या होता है, चेंज के रिस्पॉन्स जो देता है चेंज का, वो स्टिमुलस कहलाता है, जो चेंज, लेकिन जो चेंज होता है असल में वो रिस्पॉन्स कहलाता है, ठीक है। स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय, जो स्टिमुलस जो भी बॉडी के अंदर चेंज आता है उसको कौन रिसीव करता है, तो उसको रिसीव करने वाला इफेक्टर भी नहीं होता है, नर्वस भी रिसेप्टर होता है, उसको रिसीव करता है, ठीक है। अगला द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो है ना वो किस टाइप का होता है, ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो ये केमिकल सिग्नल्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या है कि द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल नहीं होता है, सॉरी ये न्यूरॉन कहेंगे इसको, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेशन होता है, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स रिलीज करते हैं बेसिकली न्यूरॉन्स ही करते हैं। द केमिकल रिलीज फ्रॉम वन सेल एंड कैरी टू द सिग्नल डिस्टेंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो जो थ्रू ब्लड, यानी वो केमिकल्स जो ब्लड के थ्रू से सिग्नल्स को कैरी ऑन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो हार्मोन्स कहलाते हैं। अच्छा, अगला क्या है कि द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एग्जिबिटेड बाय प्लांट। तो प्लांट में कौन सा जो होता है वो एग्जिबिट कहलाता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, इनके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ठीक है। द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन द रीजनिंग, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो रीजनिंग में हेल्प करता है, तो ये कॉर्टेक्स ब्रेन का पार्ट है जो रीजनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन द बैलेंस एंड प्रिसिशन इन द मोमेंट, यानी वो हमारे ब्रेन का पार्ट जो हमारी बैलेंसिंग में हेल्प करता है और प्रिसिशन में हेल्प करता है, दुरुस्तगी में चीज़ों को ठीक करने में, तो वो सेरिबेलम कहलाता है, सेरिबेलम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद वाइटल फंक्शंस फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स रेगुलेटेड, यानी जो वाइटल फंक्शंस को रेगुलेट करने का जो कंट्रोल इसके थ्रू से होता है वो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही किया जाता है। द शॉर्टेस्ट पार्ट और रिफ्लेक्स एक्शन कंसेप्ट, जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है सेल्स के बीच के कोऑर्डिनेशन या जो रिस्पांस बॉडी देती है उसका अगेन उसमें दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। द टाइप ऑफ लेंस इन आवर आई, हमारी आंख में कन्वेक्स लेंस का टाइप होता है।
द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ अल्टरनेटिंग फोकस टू गेट शार्प इमेजनस नियर। तो कोई भी अल्टरनेटिव फोकस जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है अल्टरनेट फोकस का, ताकि वाज़ेह इमेज करीब ही नज़र आए, उसके लिए हम क्या कहते हैं उसे एकोमोडेशन, विजन फोकस एकोमोडेशन, ऑल ऑफ दिस उसको क्या कहा जाए, उसको हम बेसिकली उसको दो चीज़ें कहते हैं, उसको एकोमोडेशन भी कहा जाता है और फोकस भी कहा जाता है, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए हम जो अल्टरनेट फोकस है उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली इमेज नियर को इसको फोकस ही कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे पास अगले चैप्टर के एमसीक्यूज की तरफ अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। द विटामिन नेसेसरी फॉर प्रॉपर विजन, यानी विजन के लिए जो विटामिन नीड होती है, कॉमन सी बात है, विटामिन ए की नीड होती है। द कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी, जो कलर ब्लाइंड बंदा होता है वो रेड कलर को नहीं देख सकता। उसके बाद द बुक किताब मनाजिर वाज रिटन पे, जो किताब मनाजिर बुक है वो इब्न अल हैथम ने लिखी है। उसके बाद सेंसरी हेयर्स आर प्रेजेंट, सेंसरी हेयर्स होते हैं कहाँ पर होते हैं, देखें रेटिना, रेटिना आँख का पीछे का पोर्शन है उसमें नहीं होते, स्किन में भी नहीं होते, स्किन में हेयर्स होते हैं लेकिन ये सेंसरी हेयर्स नहीं होते, नोस में भी नहीं होते, नोस में हेयर्स होते हैं लेकिन सेंसरी हेयर्स नहीं होते। ये कोकली होते हैं, ये कान के अंदर जो बाल होते हैं वो सेंसरी हेयर्स होते हैं। द गिनोट्स आर लार्जेस्ट ऑर्गन फॉर, गिनोट्स सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन किसके लिए हैं, गिनोट्स तो ये हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएस के लिए हमारे पास, ये एलएस एफएलएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो होते हैं वो गिनोट्स सबसे टारगेटेड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। स्टार्ट। अच्छा चैप्टर 4 के एमसीक्यूज हैं, चैप्टर नंबर 4 है, इसके एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं, ठीक है। इरिटेटिंग कॉज बाय स्टिमुलस इज मेन कॉज ऑफ, जो स्टिमुलस के कॉज जो भी मोशन होता है उसे मूवमेंट ही कहते हैं, ठीक है। यानी बॉडी के अंदर रिस्पांस आता है, रिस्पांस के नतीजे में बॉडी जो स्टिमुलस चेंज पैदा होता है उसको मसल में मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद द वर्क फ्रेम विच गिव्स शेप ऑफ एनी स्ट्रक्चर, किसी भी वर्क फ्रेम जो एक शेप देता है किसी भी स्ट्रक्चर को, वो स्ट्रक्चर बेसिकली स्केलेटन ही होता है, ठीक है। द कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ कॉल्ड, कार्टिलेज किससे मिलकर बनता है, कॉन्ड्रियोसाइट से मिलकर बनता है, बिल्कुल सी, और ऑस्टियोसाइट से बोन्स मिलकर बनती है, और कॉन्ड्रियोसाइट से कार्टिलेज मिलकर बनती है, ये सॉफ्ट बोन्स कहलाती हैं। द हेड ऑफ फ्यूमर अटैच विथ, जो फ्यूमर होता है हमारी लेग का सबसे बड़ी बोन फ्यूमर कहते हैं, वो जिससे अटैच होती है उसको क्या कहते हैं, एस्टिब्यूलम ऑफ फिबुलस गेटल कहलाता है, जिससे हमारी ये फ्यूमर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा बोन कहलाता है। तो ये जिससे अटैच होती है उसको एस्टिब्यूलम पेल्विक गेडल्स भी कहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट मसल ऑफ आर्म, जो हमारे बाजू के सबसे बड़े मसल्स होते हैं वो तो देखें बाइसेप, ट्राइसेप, टीट्रासेप, पेंटासेप, ये तो नहीं होता हमारे पूरे आर्म के अंदर बाइसेप और ट्राइसेप होते हैं, तो सबसे बड़े जो मसल्स होते हैं वो बाइसेप के ही होते हैं। उसके बाद द बैंड ऑफ टफ फेब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच आर अटैच्ड टू द बोन एट जॉइंट इज कॉल्ड, तो जॉइंट के पास जो हमारे पास एक टफ फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यूज टाइप की चीज़ होती है जो बोन्स को जॉइंट से अटैच होने में हेल्प करती है, उसे हम लिगामेंट कहेंगे, लिगामेंट, टेंडोन नहीं कहेंगे, उसे हम लिगामेंट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टनेस एंड वीकनेस ऑफ बोन इन चिल्ड्रंस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, बिल्कुल ऐसी है जी, रिकेट्स कहलाता है, रिकेट्स की वो बीमारी जो विटामिन डी की वजह से होती है, उसमें बोन्स वीक हो जाता है और बच्चा की गर्दन कमर जो है ना वो टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दे, द मसल्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ द लिम्स, लिम्स की स्ट्रेंथ के लिए कौन से मसल्स नीड होते हैं, तो ये एक्सटेंशंस कहलाते हैं, स्केलेटल मसल्स नहीं एक्सटेंशंस कहलाते हैं, ठीक है। द पैरा मसल्स वेयर बोथ वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मसल्स में अपोजिट डायरेक्शन में जो काम होता है उसको क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये एंटागोनिस्ट कहलाता है। ये 9 एमसीक्यूज हो गए हमारे पास, चैप्टर नंबर 4 हमारा क्लियर हो गया। अब हम निकलेंगे चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज हैं, द प्रोसेस व्हिच इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूइंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड, यानी जो किसी भी स्पीशीज के लिए जो अपने आप को कंटिन्यू करने और सर्वाइव के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी जानदार की सर्वाइवल के लिए। जिस जानदार में प्रोडक्शन फास्ट होगा और सही होगा वो जानदार सर्वाइव करेगा, ठीक है, और अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखेगा। एमसीक्यू नंबर 2 है, विच द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि वो डिफरेंट जीन्स का एक्सचेंज होता है और नया करेक्टर सामने आता है, तो इस तरह से एवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो एवोल्यूशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। द यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन, तो यूनिसेलुलर्स होते हैं उनमें स्ट्रक्चर्स में जानदारों के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विदाउट फ्यूजन का वो क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोर्स कहते हैं, ठीक है ना, इसे हम पोर्स कहा जाता है। जो MCQ नंबर 4 के, द एग्जांपल ऑफ स्टेम व्हिच रन हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ सोइल टू प्रोड्यूस वेजिटेशन, तो जो उसका जो स्टेम होता है सोइल के ऊपर जो सरफेस पे होता है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो जो उसका स्टेम बाहर होता है तो मिंट होता है, क्योंकि ऑनियन भी अंदर ही होता है, गिंगर भी, इसकी भी जो स्टेम होता है वो सोइल के अंदर ही होता है, तो ये असल में मिंट ही है जिसका सरफेस सोइल सरफेस के ऊपर ही होता है। प्लांट स्टेम विच राइज फ्रॉम द बर्ड्स ऑन द बेस ऑफ द पेरेंट प्लांट आर, तो ये सकर्स कहलाते हैं, ठीक है, सकर्स इनको हम कहते हैं।
एमसीक्यू नंबर 6 देखें, द टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। तो ये कैसा सीड होता है जिसमें मेल फीमेल गेमेट की फ्यूजन नहीं होती है, तो उसे हम असल में क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पसी कहते हैं, पार्थेनोकार्पसी कहते हैं उसे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस पर नोट भी आता है। द फीमेल गेमेट्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट इस फीमेल गेमेट जो एंजियोस्पर्म के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, बियोसेक कहते हैं, या ओव्यूल कहते हैं, ओवरी कहते हैं, या कार्पल कहते हैं, उसे हम असल में क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। द थ्री एन जाइगोट इन एंजियोस्पर्म इज डेवलप, तो थ्री एन जाइगोट किस में डेवलप होता है, वो एंडोस्पर्म में होता है। द फीमेल गेनोट्स इन रेबिट के अंदर जो मेल गेनोट्स होते हैं वो टेस्टिस होते हैं। द फीमेल गेमेट्स आर फर्टिलाइज्ड इन दियर इंडाफ, किस में होते हैं, ओविडक्ट या फुलपाइन ट्यूब के अंदर, ये दोनों के अंदर होते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में तकरीबन मिलती हैं, दोनों का एक ही नाम ले लें तकरीबन, तो ये दोनों ही होती हैं इसके अंदर हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 5 था। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ को। अच्छा, आप चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 के पहले एमसीक्यूज़ है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इस कॉल। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें विरासत और वेरिएशन के बारे में मुताला किया जाता है, ज़ाहिर सी बात है वो जेनेटिक्स ही कहलाती है, ठीक है। अगली बात, द वे बाय विच जीन्स ट्रांसमिट करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वो तरीका जिसमें जो है ना जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। ये वे आ गया, अगर ये वे नहीं आता तो फिर ये जेनेटिक्स होता। तो यहाँ ये लफ्ज़ है द वे बाय विच, इससे अंदाज़ा करें वो तरीका जिससे जीन्स ट्रांसमिट होते हैं, करेक्टर्स पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग, उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। उसके बाद टू सिमिलर क्रोमोसोम इन अ सेल विच आर सिमिलर इन शेप एंड साइज एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये से फर्ज करें एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के अंदर ये सेंट्रोमियर है, तो इसके साथ में एक और क्रोमोसोम आता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमोसोम भी कहलाते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहलाते हैं। तो दोनों का पोजीशन भी एक ही सेंट्रोमियर होता है, शेप भी सेम होती, करेक्टर्स भी सेम होते हैं। इनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं या सिस्टर क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। द केमिकल मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, जाहिर सी बात है क्रोमोसोम का केमिकल मटेरियल क्रोमेटिन ही कहलाता है। ये से फर्ज करें ये सेल है, सेल की यहाँ न्यूक्लियस है, तो ये जो एक तरह का वो होता है उसके हम असल में क्या कहते हैं, इसको क्रोमेटिन कहते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ डीएनए हेलिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड फास्फोर इज कॉल्ड, डीएनए का जो अपर पार्ट होता है अपराइट्स कहलाता है, ठीक है। अगर ये इनर पार्ट होता है तो इनर पार्ट को रंग्स कहते हैं। अपर पार्ट जो होता है, आउटर पार्ट जो होता है डीएनए हेलिक्स का शुगर और फॉस्फेट से मिलता है, उसको अपराइट कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ इनर पार्ट आता है तो उसको रंग्स कहा जाता है। MCQ नंबर 6 देखो, द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैज इंफॉर्मेशन टू कोड प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। ये जीन्स की डिफिनेशन भी है, अगर जीन्स की डिफिनेशन पूछनी है तो भी आप ये वाली लाइन को लिख सकते हैं, ये जीन्स की डिफिनेशन भी है। वो डीएनए के अंदर वो स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं जिन इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कोड के शक्ल में, उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। द एग्जैक्ट डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के डुप्लीकेशन को रिप्लिकेशन, देखो असल में क्या होता है कि एक डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए अपने जैसे डीएनए को पैदा कर देता है, ठीक है। डीएनए की अपनी जो रिप्रोडक्शन करता है उसको रिप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है, जिसमें डीएनए अपनी जैसी डुप्लीकेट्स बनाता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 8 देखें, वो इफ़ बोथ द पेरेंट्स डोनेट सेम फैक्टर ऑफ द करेक्टर इज कॉल्ड डिस, अगर दोनों सेम करेक्टर दें तो उसे होमोजाइगस कहते हैं। जैसे फर्स्ट करो करेक्टर्स होते हैं कैपिटल टी टी, ये दोनों करेक्टर्स हैं तो सेम आ गए, स्मॉल है तो ये सेम आ गए, लेकिन एक बड़ा एक छोटा करेक्टर डिफरेंट आ रहे हैं तो ये फिर हेट्रोजाइगस होगा। इसमें दोनों करेक्टर्स टॉल नहीं है, एक टॉल एक ड्राफ्ट है, जिसमें दोनों टॉल है, इसमें दोनों टॉल है, इसमें दोनों क्राफ्ट हैं, ठीक है। अगर दोनों करेक्टर्स अलग अलग हों तो इसको हेट्रोजाइगस कहेंगे, लेकिन अगर दोनों करेक्टर्स सेम हो तो उसे होमोजाइगस कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड, फिर वही बात, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो होता है वो ये होता है, फर्स्ट करो एक गेमेट है, गेमेट के अंदर क्या है, टॉल, ड्राफ्ट और टॉल, ठीक है ना। ये कैपिटल टी स्मॉल टी ड्राफ्ट साइज को शो करेगा, स्मॉल साइज को, ये टॉल साइज को शो करेगा। तो ये जो दोनों का दोनों एक टॉल एक शॉर्ट से मिलके एक गेमेट बनाए तो इसे हम क्या कहेंगे, जीनो टाइप कहेंगे। अगर ये फिजिकल अपीयरेंस इनकी होती है उसको फेनोटाइप कहते हैं, जो केमिकल कंस्टिट्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीनो टाइप कहते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 6 के MCQs। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अच्छा ये चैप्टर नंबर 7 है, देखिए इसमें अंदर क्या है, द लाइफ सस्टेनिंग इन्वॉल्व ऑफ अर्थ, ज़मीन के बाहर का जो इन्वॉल्व है जिससे लाइफ, जिसके अंदर लाइफ मौजूद है उसे हम जाहिर सी बात है बायोस्फीयर कहते हैं। ज़मीन के बाहर का वो स्फीयर जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीशीज लिव इन अ पार्टिकुलर एरिया कॉल्ड, यानी सेम स्पीशीज़ का जो ग्रुप होगा वो पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज है, बहुत सारी मछलियाँ हैं, सारी स्पीशीज सेम है, तो मछलियों के उस सेम स्पीशीज़ के ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहेंगे। उसके बाद द एरिया वेयर कम्युनिटीज़ इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इस कॉल्ड, यहाँ पर कम्युनिटीज़ नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इको सिस्टम कहते हैं। उसके बाद एनी बायोलॉजिकल रीजन रिकॉग्नाइज बाई इट इज क्लाइमेट और वेजिटेशन इज कॉल्ड, तो ये असल में क्या कहलाता है, बायोमेस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है द ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटेरियल, द ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू सम ऑर्गेनिजम्स विद रिपीट ईटिंग इन बिलोंग बीइंग ईटन इज कॉल्ड डिश, तो ये असल में क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है, ये फूड पिरामिड में फूड चेन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है द एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम रिसाइकल थ्रू ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट, यानी जो इन्वेंट्स होते हैं वो जो रिसाइकल होते हैं उसको कहते हैं बायो जियो केमिकल कहा जाता है, फूड वेब चेन नहीं, बायो जियो केमिकल कहा जाता है। उस प्रोसेस वेयर नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स, तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं, उसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 दे द कोल्ड वार बिटवीन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी ऑक्युपाइंग द सेम हैबिटेट इज कॉल्ड, यानी जानदारों के बीच में जो कंपटीशन होता है ठीक है ना, एक ही कम्युनिटी के अंदर अपनी बर्तरी या हैबिटेट में जाके में रहने के लिए, उसे हम कंपटीशन कहते हैं। द एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट और टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच गेट बेनिफिट टू ईच अदर कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा ताल्लुक जो डिफरेंट जानदारों के बीच में जिसमें वो एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं लेकिन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। पैरासिटिज्म में ये होता है कि जानदार दूसरे जानदार से खुराक तो हासिल करता है लेकिन उसके बिना जिंदा रह सकता है और साथ में जानदार को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 10 एमसीक्यूज नंबर 10 देखे थे, अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्टेज आर कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस अदर देन ऑक्सीजन इंक्रीजेस इन एटमॉस्फेयर इस कॉल्ड, तो एटमॉस्फेयर में जो वेस्ट सॉलिड मटेरियल होता है जो एटमॉस्फेयर को क्या करता है, ऑक्सीजन की मकदार को कम कर गिरा देता है, उसको हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 7 चैप्टर के एमसीक्यूज थे। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 की तरफ जाएंगे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10 के बायोलॉजी का। पहला एमसीक्यूज कहता है आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन मेडिकेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए, तो जिसमें मैनिपुलेशन होती है आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए तो डीएनए की, तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा, दूसरा देखिए, एलियर बायोटेक्नोलॉजिस्ट पर, तो इब्तदाई जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है वो क्या था, वो असल में एग्रीकल्चरिस्ट थे। द कंप्लीट ग्राफ ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज स्टडीड, एक इंसानी जो जीन्स था उसका कंप्लीट ग्राफ बनाया गया, तो उसको कहते हैं ह्यूमन ग्राफ, HGP कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल एंड एंटीबॉडीज एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनिज्म इस एरिया ऑफ डिश, यानी एक बड़े पैमाने पर जो ना अल्कोहल और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूसिंग किया जाता है, तो क्या कहलाता है वो। ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री फर्मेंटेशन तो नहीं होता, फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनता है लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, तो ये असल में क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्री कहलाता है। मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं किसके लिए, ATP प्रोड्यूस करने, क्योंकि फूड जब टूटेगी तो उसके अंदर से क्या बनेगी, ATP बनेगी। ठीक है, ये ATP असल में एनर्जी मॉलिक्यूल कहलाता है, टॉसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। उसके बाद इन एसिडिक फर्मेंट फार्मूलेशन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम, तो लैक्टिक एसिड इनिशियल फर्मेंटेशन में कहाँ से बनता है, तो ये पायोरिक एसिड से बनता है, ये ग्लाइसरिक एसिड से नहीं बनता, पायोरिक एसिड से बनता है। द ब्रेड डोजेस राइजेस ड्यूरिंग एरोबिक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ड्यू टू, जैसे ब्रेड के अंदर आपने देखा होगा कुछ पोर्स सुराख से बने होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं। द कंटेनर यूज टू ग्रो बैक्टीरिया ऑन लार्ज स्केल आर कॉल्ड, वो कंटेनर जिसमें बड़े स्केल पर जो है ना वो किए जाते हैं, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया ग्रो किए जाते हैं, उसको फर्मेंटर्स भी कहते हैं, फर्मेंटर्स कहते हैं। ठीक है, नेचुरली ओकरिंग एंजाइम यूज्ड एज द डिफेंस केमिकल बाय द बैक्टीरिया, तो उसको रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स कहते हैं। तो उसके बाद एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA विच आज यूज एज वेक्टर ऑफ जीनोम, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, यानी अक्सर आपने देखा होगा जीनो प्लाज्मिड उसको कहा जाता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल एक गोल सर्कल की शक्ल में सेल के अंदर होता है, उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 8 था।
चलें जी, अब ये चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 है, लास्ट चैप्टर है, इसको आप देखिएगा। हु इज़ द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक के फादर क्या कहलाते हैं? जॉन लेस्टर कहलाते हैं, ठीक है। जॉन लेस्टर एंटीबायोटिक के फाउंडर कहलाते हैं या फादर कहलाते हैं। उसके बाद क्या है? ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रीइम्यूटिएट हेपेटाइटिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है? सॉल्ट मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं, उसको कहते हैं गोल्ड सॉल्ट भी कहते हैं उसे, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है। ड्रग्स दैट स्लो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग आर्किटेक्टाइज, नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग को वो करने वाली जो होती हैं वो सेडेटिव्स कहलाती हैं। 5 वैक्सीनेशन कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड। वैक्सीनेशन को किस चीज़ से किया जाता है? आफ्टर इन्फेक्शन, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, बिफोर इन्फेक्शन। तो वैक्सीनेशन कब करते हैं हम? आफ्टर इन्फेक्शन भी करते हैं, इन्फेक्शन के बाद भी करते हैं, इन्फेक्शन से पहले भी करते हैं, इन्फेक्शन के दौरान भी किया जाता है। तो ये सब ठीक है, ठीक है। उसके बाद है सब्सटेंस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कैन बी कंसीडर्ड। एट बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए कौन सा वो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है? इसको बैक्टीरियासाइडल कहते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। एंटीबायोटिक भी नहीं है। वैक्सीन बैक्टीरियोस्टेटिक, स्टेटिक का मतलब है इनहिबिट करना, रोक। बैक्टीरियोस्टेटिक होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हारिस इज एडिक्टेड टू ड्रग। हारिस को ड्रग का एडिक्ट है और ही लेफ्ट द फॉलोइंग, ही विच लेफ्ट द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन हारिस। तो जिसकी वजह से हारिस में ये निशानियां पाई जाती हैं। ब्लड आइस का ब्लड होता है। उसके बाद मेकिंग अनसीन फेसेस इन इमेजिनेशन, यानी उसको अजीब अजीब चीज़ें उसके जहन में आ रही होती हैं, ठीक है। यूरोफोबिया होता है, यानी उसको खौफ की बीमारी भी। आइडेंटिफाई द ड्रग टू विच हारिस इज एडिक्टेड। तो ये 4 ड्रग्स दिए हुए हैं, कौन से ड्रग इससे हारिस आइडेंटिफाई करें इन ड्रग्स को कि कौन से ड्रग्स हैं इनकी वजह से ये सारे काम होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक से तो ऐसा नहीं होता, एंटीसेप्टिक से भी नहीं होता, नारकोटिक में नहीं होता, हेलिकोनिजिन से होता है। ये टिक लगा हुआ पहले से, तो ये याद रखिएगा। इस बीमारी की वजह हेलिकोजन का जो ड्रग होता है इसकी वजह से आई ब्लर विजन हो सकता है और आपको इमेजिनेशन हो सकती है, जीव गरीब तस्वुरात आपके जहन में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 देखें। विच वन इज़ नॉट इफेक्ट ऑफ मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के मिस यूज़ से क्या नहीं होता? नॉट नहीं होता। देखो एंटीबायोटिक के अक्सर लगाने से, एंटीबायोटिक अक्सर यूज़ करने से डायरिया भी हो सकता है और अक्सर एंटीबायोटिक से स्टोमक भी अपसेट होता है, ठीक है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी अक्सर होती है, लेकिन जो चीज़ इफ़ेक्ट नहीं होती वो होती है इम्यूनाइजेशन, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। बाकी ये सारे क्या हैं? गलत हैं। तो आई होप कि हमारी थोड़ी सी कोशिश से आपको थोड़ा फ़ायदा होगा और हमने कोशिश की है कि हम अपनी तरफ से अपनी ज़ात से आपको फ़ायदा पहुँचाएँ। आप सब दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।